हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपीज प्लेटफॉर्म। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन या अमेरिकी क्रांति को। कहानी की शुरुआत 15th सेंचुरी एज ऑफ डिस्कवरी से होती है। रेनेसेंस, रेफॉर्मेशन एंड एज ऑफ डिस्कवरी एंड द न्यू वर्ल्ड, द लैंड ऑफ द अमेरिकास वाज डिस्कवर्ड। क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिगो वेस्पुची, जिनके पीछे अमेरिका का नाम है, इन एक्सप्लोरर्स का इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। अमेरिकास की डिस्कवरी के साथ ही यूरोपियन कॉलोनाइजेशन एंड यूरोपियन सेटलमेंट ऑफ द अमेरिकास बिगिन। स्पेन, पोर्चुगल जैसी कंट्रीज ने अपनी कॉलोनीज या सेटलमेंट्स को एस्टेब्लिश किया प्रीडोमिनेंटली इन दी सदर्न अमेरिका। वहीं पे फ्रेंच हैं, ब्रिटिश हैं, उन्होंने अपने सेटलमेंट्स को, अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश किया इन द नॉर्दर्न पार्ट। अगर हम ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे बाय द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी there were 13 British American colonies in North America along the Atlantic coast or the eastern coast। आप यहां पर इसको देख सकते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे जो ब्रिटिश सेटल हुए है ना, तो दे वर प्राइमरीली इधर लैंडलेस पेजेंट्स, है ना, जो इंग्लैंड में जिनके पास जमीन नहीं थी, या जो कॉन्विक्ट्स थे, डेविएंट्स थे, या फिर ट्रेडर्स थे, प्रॉफिटियर्स थे, ये लोग थे। यानी कि बेसिकली लोग जो हैं वो डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से आते थे। और आप देखेंगे कि यही इन कॉलोनीज की जो सोसाइटी है उसे कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर एंड लिबरल बनाती है। अब आप यहां पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो कॉलोनीज हैं दे वर एंजॉयिंग ग्रेट डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। हर एक कॉलोनी की अपनी एक लोकल असेंबली हुआ करती थी, और ये लोकल असेंबली जो है, इसके जो मेंबर्स हैं, ये यहाँ के जो लोग हैं, जो कॉलोनिस्ट हैं, उनके द्वारा इलेक्ट करके भेजे जाते थे। अब लोकल असेंबली क्योंकि लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है, तो इट हैड द राइट टू फ्रेम रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज विद रिस्पेक्ट टू दी कॉलोनिस्ट एंड ऑल्सो इम्पोज टैक्सेस ऑन दम। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली ब्रिटिश कॉलोनी है, तो आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश किंग है उसके ओवरऑल कंट्रोल में थी। और ब्रिटेन की गवर्नमेंट का भी ये मानना था, क्योंकि ये इन कॉलोनीज को ओवरऑल पेट्रोनेज एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, तो दे हैव द मोरल राइट टू फ्रेम रूल्स, रेगुलेशंस, इम्पोज टैक्सेस ऑन द पीपल ऑफ द कॉलोनी। आप देखोगे कि इनिशियली लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी ज्यादा। क्यों? क्योंकि दे वर सीइंग देमसेल्व्स एज इंग्लिशमैन। बट ग्रेजुअली आप यहां देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन बढ़ती गई, और 1750s की जब हम बात कर रहे हैं तो इन कॉलोनीज को सेटल किए गए अराउंड 150 साल, 150 ईयर्स हो गए थे। तो जो थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, वो मदर कंट्री से इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं करती थी। और इसी के साथ में आप देखोगे कि इन कॉलोनीज की जो सोसाइटी है ना, इट वाज बेसिकली मार्क्ड बाय कॉस्मोपॉलिटनिज्म एंड लिबरल नेचर। वहीं पे आप देखेंगे कि इस टाइम पर जो यूरोपियन सोसाइटी है, इंग्लैंड में जो सोसाइटी है, दे वर मार्क्ड बाय हायरार्की, इनइक्वालिटी। तो ये कुछ चेंजेस हो रहे थे, और कॉलोनी के लोग जो हैं दे वर एक्सपीरियंसिंग प्रॉस्पेरिटी, ऑल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ। और मदर कंट्री के द्वारा कुछ रूल्स, रेगुलेशंस पास किए जा रहे थे विच वर नॉट बेसिकली इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनिस्ट, एंड दीज रूल्स, रेगुलेशंस वर बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इरिटेशन between the people of the colony and the government of the mother country। धीरे धीरे इन लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया कि इनका खुद का रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो, ये बहुत जरूरी है, तभी इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, एंड दे विल बी हैविंग अ वॉइस इन द पॉलिसी मेकिंग, इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द सोशल सिनेरियो वाज चेंजिंग। इसी के साथ में एनलाइटनमेंट का दौर था। एनलाइटनमेंट के जो थिंकर्स हैं, जैसे कि हॉब्स, लॉक, मिल्टन, हैरिंगटन, हु वर टॉकिंग अबाउट इनएलिएनेबल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एटसेट्रा। थॉमस जेफरसन जो बात करते हैं राइट टू रेबेलियन की अगेंस्ट डेस्पोटिक एंड ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और फिर थॉमस पाइन ने, उन्होंने पैम्फलेट करके, कॉमन सेंस करके एक पैम्फलेट जो है उसको जारी कर दिया, और यहां कहा गया कि ये बहुत ही एब्सर्ड है कि एक कॉन्टिनेंट को एक आइलैंड की गवर्नमेंट जो है वो गवर्न कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सस्टेनेबल है ही नहीं। एक टाइम आएगा ये कॉलोनीज जो हैं ये मदर कंट्री से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी इनको इंडिपेंडेंस, फ्रीडम का सपना दिखाया।
17th सेंचुरी में भी कई सारे लॉज जो हैं वो पास किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एज पार्ट ऑफ द नेविगेशन एक्ट्स, एंड which were basically hampering the growth of trade and commerce, the growth of industries as far as the colonies are concerned. लेकिन सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है आफ्टर द 7 years वॉर. याद कीजिएगा 1756 से 1763 the 7 years war. As a part of this, the third Anglo-Carnatic War was fought in case of India, है ना, and it ended with the Treaty of Paris of 1763. So 1756-1763 का ये जो 7 years war है of Europe, आप देखेंगे it was fought on the issue of succession in Austria. और यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश जो हैं they were in rival groups. अल्टीमेटली आप यहाँ पे देखोगे कि द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच. नाउ ये जो 7 year वॉर है, दो इसका जो प्राइम सेंटर है, कोर है, वो यूरोप में था, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें जैसे इंडिया में देखने के लिए मिला वैसे ही अमेरिकाज में भी देखने के लिए मिला. तो यहाँ पर भी जो फ्रेंच कॉलोनीज हैं और जो इंग्लिश कॉलोनीज हैं, यहाँ पे हमें फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में लड़ाइयाँ जो हैं वो देखने के लिए मिली. अल्टीमेटली द फ्रेंच वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस. नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये वॉर जो है ये बेसिकली कॉलोनीज के प्रोटेक्शन, कॉलोनीज के लोगों के इंटरेस्ट में, उन इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए भी लड़ा गया था. तो ये कॉलोनी के लोगों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स पे करें और इन टैक्सेस के वाया कॉम्पनसेट करें, क्योंकि ब्रिटेन वॉज डीलिंग विद फाइनेंशियल क्राइसिस, इट वॉज अंडर ह्यूज फाइनेंशियल डेट. लेकिन कॉलोनी के लोगों ने कहा कि आप हमारे कंसेंट के बिना हम पे टैक्स इंपोज नहीं कर सकते. फर्स्ट गिव अस द रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड देन ओनली वी विल पे यू अ टैक्स. लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे करके सिचुएशन जो है वो और टेंस होती गई, एंड देन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1776. आप देखोगे कि 1781 में जो ये 13 कॉलोनीज हैं, इनकी आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया, विच वॉज लेड बाय नन अदर देन कॉर्नवालिस. और आप देखोगे अल्टीमेटली 1783 में द इंडिपेंडेंस और द फ्रीडम of the colonies from the mother country Britain was recognized by the British government, and in 1783 the Union of the States was formed. बट ये सब किस तरीके से हुआ, थोड़ा सा डिटेल में जाने की जरूरत है. सो लेट्स सी. सो अगर हम यहाँ के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करें या कॉलोनीज की इकोनॉमी की बात करें, तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ देम वर पेसेंट्स, है ना, इंडिविजुअल पेसेंट्स. कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज थी जैसे कि कॉटन, वूल, फ्लेक्स. इसके अलावा जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री भी थी बिकॉज ऑफ सूटेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस. सदर्न पार्ट में आप यहाँ पे देखेंगे कि प्लांटेशन इकोनॉमी वॉज देयर विच वॉज बेसिकली मॉडल्ड ऑन यूरोपियन फ्यूडलिज्म. एंड यहाँ पे इन प्लांटेशंस में काम करने के लिए, इन बागानों में काम करने के लिए अफ्रीकन स्लेव्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो यहां पे ट्रायंगुलर ट्रेड के वाया ट्रांसपोर्ट किए जाते थे. आप यहां पे देखेंगे कि 17th सेंचुरी में स्टार्टिंग विद 1651 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक्ट्स पास किए गए विच वर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कॉलोनी एंड हेम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द कॉलोनीज, thus leading to a sense of resentment among the people of the colonies against the government of the mother country or the British government. क्या थे ये एक्ट्स? तो सबसे पहले 1651 का नेविगेशन एक्ट. अब इस पर्टिकुलर एक्ट के वाया डच इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट करने की कोशिश की जा रही थी. और ऐसा क्यों? बिकॉज द डच वर डोमिनेटिंग द यूरोपियन ट्रेड ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी. इंग्लिश और डच राइवल्स थे, और इंग्लिश जो है वो डच को साइडलाइन करके खुद नंबर 1 पे आना चाहते थे एज फार एज द यूरोपियन ट्रेड वाज कंसर्न्ड. तो क्या था दरअसल 1651 का नेविगेशन एक्ट? आप देखेंगे यहाँ कहा गया कि इंग्लैंड या उसके कॉलोनीज में जो भी गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं वो केवल इंग्लिश शिप्स के वाया या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन जहां से सामान लाया जा रहा है उसके शिप्स के वाया किया जाएगा. किसी और कंट्री की शिपिंग सर्विसेज को यहां पर यूज नहीं किया जा सकता है.
अब ये ब्रिटिश मर्चेंट्स के इंटरेस्ट में था, ब्रिटिश इकोनॉमी के इंटरेस्ट में था, बट नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनीज। क्यों? क्योंकि अगर आप केवल इंग्लैंड या कंट्री ऑफ ओरिजिन की शिपिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आपके पास में चॉइस बहुत कम रह जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और जो गुड्स हैं, इंपोर्टेड गुड्स, उनका कॉस्ट भी नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कॉलोनी। सेकेंडली, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, जितने भी नेविगेशन एक्ट्स हैं वो इसके आया बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके अलावा आप यहां पर क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि एज पार्ट ऑफ द नेविगेशन एक्ट्स 2 और एक्ट पास किए गए। एक था 1662 का एन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट। एन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट में कहा गया कि जो एन्यूमरेटेड एनलिस्टेड कमोडिटीज हैं, जैसे कि शुगर, टोबैको, कॉटन, इंडिगो, जिंजर, डाइज एंड वुड, इन्हें जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट हैं ये केवल इंग्लैंड या इंग्लिश टेरिटरीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी और कंट्री को नहीं। यानी इनके लिए जो ओवरसीज मार्केट है, इट श्रंक, which hampered the growth of trade and commerce as far as the British American colonies were concerned. स्टेपल एक्ट ऑफ 1663 के वाया कहा गया कि यूरोप या दुनिया में कहीं से भी अगर गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं टू द अमेरिकन कॉलोनीज, तो ये सीधे अमेरिकन कॉलोनीज नहीं जाएंगे, रेदर फर्स्ट दे विल गो टू द इंग्लिश पोर्ट्स, जहां पे ऑफलोडिंग होगी, इन पे टैक्स लगाया जाएगा, और उसके बाद ही ये अमेरिकन कॉलोनीज पहुंचेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें टी, नाउ टी अगर मान लीजिए इट इज अमेरिका बाउंड, तो कहा गया कि ये ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज में सीधी नहीं जाएगी, पहले यहां से टी जो है वो इंग्लैंड ले जाई जाएगी, उस पर टैक्स लगेगा, और उसके बाद ये यहां पहुंचेगी। तो इससे क्या होगा? जो इंपोर्टेड गुड है ना, इन दिस केस टी, उसका प्राइस कॉलोनीज में बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के कई सारे एक्ट जो हैं वो पास किए गए थे। लेकिन क्या था कि ये जो एक्ट्स हैं दे वर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, सो दो पीपल हैड प्रॉब्लम्स विद प्रॉब्लम्स विद दीज एक्ट्स, बट कोई मेजर रिवोल्ट ऐसा सच आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन द सिचुएशन चेंज्ड ड्रास्टिकली आफ्टर द 7 years वॉर विच वॉज फॉट इन यूरोप एज पार्ट ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस दे वर ऑन अपोजिट साइड्स, और 7 years वॉर, दो इसका जो मेन सेंटर है वो यूरोप में था, इट वॉज फॉट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे भी हम देखते हैं थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। आप देखेंगे इसका इंपैक्ट जो है आपको अमेरिकाज में भी देखने के लिए मिलेगा। सो नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे कि द फ्रेंच फोर्सेस एंड द ब्रिटिश फोर्सेस वर एंगेज्ड इन फाइटिंग। अब ये जब वॉर एंड हुआ, ब्रिटेन वॉज ऑन द विनिंग साइड, लेकिन आप देखेंगे ये वॉर जो है इसके वजह से ब्रिटेन में एक फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो जाती है। सो ब्रिटेन वॉज अंडर ह्यूज इकोनॉमिक डेट। तो यहां के जो लोग हैं, कॉलोनी के जो लोग हैं, उनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो वॉर है ये आपके प्रोटेक्शन के लिए भी था, आपके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए भी था, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप हमें कॉम्पनसेट करें वाया टैक्सेस। लेकिन यहां के लोगों का क्या कहना था? यहां के लोगों का कहना था कि आप हमारी कंसेंट के बिना हम पे कोई टैक्स इंपोज नहीं कर सकते, हम पर केवल हमारी जो लोकल असेंबलीज हैं, जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे द्वारा इलेक्टेड हैं, वो टैक्स इंपोज कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको टैक्स पे करें, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स पे करें डायरेक्टली, तो आपको हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देना होगा, और यहीं से बातें जो हैं वो बिगड़ने लगती हैं। तो आप क्या देखते हैं कि पोस्ट वॉर सिनेरियो में सबसे पहले अ सीरीज ऑफ एक्ट्स वर पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ग्रैनविल थे, और इसीलिए हम इसे ग्रैनविल पॉलिसी कहते हैं। तो सबसे पहले जो एक्ट पास किया गया वो था करेंसी एक्ट ऑफ 1764। इसके वाया कॉलोनीज की असेंबली के द्वारा जो पेपर मनी इशू की जाती थी, कहा गया कि इट विल नो लॉन्गर बी अ लीगल टेंडर। जो एग्जिस्टिंग करेंसी इन सर्कुलेशन है उसे भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। कहा गया कि ये जो कॉलोनी के लोग हैं ये जो भी डेट पे करेंगे टू ब्रिटिश मर्चेंट, ये इधर गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स में करेंगे या फिर स्टर्लिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अब इससे क्या हुआ, कॉलोनीज में एक फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन पैदा होगी, क्योंकि उनकी जो करेंसी है
उसे कहा गया कि इट इज नॉट अ लीगल टेंडर एनी मोर। करेंसी इन सर्कुलेशन को भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है और कहा गया कि या तो आप हार्ड करेंसी में पे करें, गोल्ड सिल्वर में, या फिर स्टर्लिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के वाया। सो इट लेड टू अ सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इन दी कॉलोनीज। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद में शुगर एक्ट ऑफ 1764 पास किया गया और इस एक्ट के वाया कहा गया कि अमेरिकन कॉलोनीज में शुगर या जो बाकी गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं, दे विल बी टैक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेज रेवेन्यूज। और इनके स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट के लिए सूटेबल कस्टम्स लॉज भी पास किए गए ताकि स्मगलिंग वगैरह न हो। तो आप देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, इनकी करेंसी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है और इट इज नो लॉन्गर अ लीगल टेंडर। फिर क्या कहा जा रहा है कि आप जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं उस पर स्पेशल टैक्सेस लगेंगे बिकॉज यू हैव टू कंपनसेट अस फॉर दी 7 years वॉर बिकॉज इट वॉज ऑल्सो फॉट फॉर योर प्रोटेक्शन फॉर सेफगार्डिंग योर इंटरेस्ट। उसके बाद आप क्या देखेंगे, क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1765 वॉज पास्ड। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स इन कॉलोनीज में डिप्लॉयड हैं, इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना, जो भी फूड सप्लाईज इनको चाहिए हैं, वो एक कॉलोनी के लोग प्रोवाइड करेंगे। और अगर बैरिक्स में जगह नहीं है तो अपने जो घर हैं, इन्स हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, यहां पर भी इन सोल्जर्स को जगह प्रोवाइड करेंगे। एंड दिस वाज legally binding and it was basically a violation of the right to private property. It was a violation of the civil liberties of the people of the colonies. So ग्रैनविल, है ना, ग्रैनविल पॉलिसी में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहां पे सबसे पहले करेंसी एक्ट ऑफ 1764, उसके बाद शुगर एक्ट ऑफ 1764 एंड देन दी क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1765। अभी तक जो भी टैक्सेस इंपोज किए गए थे, जैसे कि शुगर टैक्स या शुगर और बाकी गुड्स पे जो टैक्स हैं, वो सब इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगाए जा रहे थे। लेकिन 1765 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्टैंप एक्ट पास किया गया और कहा गया कि कॉलोनीज में जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उन सब पे एक स्टैंप टैक्स लगेगा। जितने भी पेपर गुड्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, प्लेइंग कार्ड्स, डाइस, लैंड डीड्स, लिकर लाइसेंसेस या मैरिज सर्टिफिकेट्स, इन सब पे रेवेन्यू स्टैंप लगानी होगी और इस रेवेन्यू स्टैंप को आपको परचेस करना होगा यूजिंग ब्रिटिश करेंसी। तो पहले इनकी करेंसी को इलीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया गया, फिर इनके इंपोर्ट्स पे टैक्स लगाए गए, क्वार्टरिंग एक्ट लाके इनकी जो बेसिक सिविल लिबर्टीज हैं, है ना, उनको कर्व करने की कोशिश की गई। और अब स्टैंप एक्ट जो है ये फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स था ऑन द पीपल ऑफ द कॉलोनीज। अब हम यहां पर क्या देखेंगे कि ये जो ग्रैनविल पॉलिसी हम देख रहे हैं, जिसके वाया ये सारे एक्ट्स पास किए गए हैं, जैसे कि दी स्टैंप एक्ट ऑफ 1765, लोगों ने, है ना, लोगों ने किस तरीके से यहां पे रिस्पॉन्ड किया, व्हाट वाज द कॉलोनियल रिएक्शन। तो हम यहां पे देखेंगे कि बेसिकली यहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, प्रोटेस्ट ग्रुप्स जो हैं, उनको फॉर्म किया गया, जैसे कि सन्स ऑफ लिबर्टी, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, एंड द पीपल गेव द स्लोगन ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। पहले हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दीजिए, तभी आपके पास में हमारे ऊपर टैक्स इंपोज करने का राइट आएगा। जेम्स ओटिस, पैट्रिक हेनरी, सैमुअल एडम्स जो हैं, दे डिनाउंस्ड द स्टैंप एक्ट ऑफ 1765 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। नाउ यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा, तो आप यहां पे देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, है ना, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 1766 में जो स्टैंप एक्ट है उसको रिपील कर दिया गया। लेकिन इसी के साथ साथ में 1766 में ही रॉकिंगम डेक्लेरेशन या डेक्लेरेटरी एक्ट जो है उसे पास किया गया, जिसके वाया ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो राइट है टू लेजिस्लेट फॉर द कॉलोनीज इन ऑल केसेस व्हाटसोएवर, इस पर
एम्फेसाइज किया गया। और इसी के साथ आप देखेंगे हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है टाउनशेंड प्लान, है ना, टाउनशेंड प्लान। टाउनशेंड जो है ये बेसिकली ही वॉज द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, और इसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया गया कि इंस्टेड ऑफ imposing direct taxes like stamp act on the people, हमें यहां पर एक्सटर्नल ट्रेड ड्यूटीज जो हैं उनको इंपोज करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ऑन द इंपोर्टेड गुड्स, और इसके वाया रेवेन्यूज को रेस करना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ग्रैंडविल पॉलिसी के थ्रू हम क्या देख रहे थे, पहले उनकी करेंसी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, फिर उसके बाद में उनको फोर्स किया गया टू यूज दी ब्रिटिश स्टर्लिंग एज दी करेंसी और पे इन दी हार्ड करेंसी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। उसके बाद आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो शुगर एक्ट है उसके वाया इंपोर्ट्स पे टैक्सेस लगाए गए, क्वार्टरिंग एक्ट के वाया उनकी जो बेसिक सिविल लिबर्टीज हैं उनको वायलेट किया गया, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को वायलेट किया गया, और स्टैंप एक्ट लगाया गया डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। जब स्टैंप एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशर फील हुआ, तो उस एक्ट को रिपील कर दिया गया। लेकिन इसी के साथ में आप क्या देखते हैं, रॉकिंगम डिक्लेरेशन या डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1766 वाज पास्ड। यहां पर इस बात पे एम्फेसाइज किया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज ऑल द राइट विद रिस्पेक्ट टू द अमेरिकन कॉलोनीज, और वो जो चाहे वो लॉ पास कर सकते हैं, टैक्स इंपोज कर सकते हैं उन पे विदाउट कंसल्टिंग दम। और इसी बात को अंडरस्कोर करने के लिए टाउनशेंड एक्ट ऑफ 1767 या टाउनशेंड प्लान जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया कि डायरेक्ट टैक्सेस से लोगों का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। हम क्या करेंगे, हम उन पे डायरेक्ट टैक्सेस इंपोज न करके एक्सटर्नल ट्रेड ड्यूटीज इंपोज करेंगे और रेवेन्यूज जो है उसको रेस करेंगे। बेसिकली द पीपल ऑफ द कॉलोनी विल कंपनसेटिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनडायरेक्टली। और यहां पर क्या कहा गया, यहां पर कहा गया कि ग्लास, लेड है ना, लेड, पेंट्स, पेपर, टी, ये जो सामान कॉलोनीज में इंपोर्ट किया जाता है इन पे इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। नाउ ये रॉकिंगम डिक्लेरेशन, टाउनशेंड एक्ट ऑफ 1767 है ना, इनके वाया आप क्या देखेंगे, इनके वाया आप क्या देखेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो राइट है टू इंपोज टैक्सेस ऑन द पीपल ऑफ कॉलोनीज, इसको एम्फेसाइज किया जा रहा था। इसके अगेंस्ट आपको प्रोटेस्ट देखने के लिए मिलेंगे अक्रॉस द अमेरिकन कॉलोनीज। और यहां पर आपको बोस्टन जो है वहां पर एक इंसिडेंट देखने के लिए मिलेगा जिसे हिस्ट्री में हम बोस्टन मैसेकर ऑफ 1770 के नाम से जानते हैं। यहां पे कुछ जो कॉलोनिस्ट्स हैं दे वर बेसिकली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे कन्फ्रंटेड द ब्रिटिश सोल्जर्स बाय थ्रोइंग स्नोबॉल्स, स्टोन्स एंड टॉन्ट्स। In response, the British soldiers fired at the colonists, and in this incident, 5 colonists were killed. अब इससे माहौल जो है उसमें बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी जो है वो बढ़ गई थी। तो यहां पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ग्रैनविल पॉलिसी led to protests. Organizations like Sons of Liberty, Daughters of Liberty were formed, and the slogan of no taxation विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो कल को अगर क्वेश्चन आता है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन या जो वर्ल्ड इवेंट्स है उनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या इंपैक्ट रहा, तो आप बात कर सकते हैं कि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के फाउंडिंग फादर्स हैं, है ना, दे हैड बोरोड दिस कंसेप्ट ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द अमेरिकन रेवोल्यूशन। इसके बाद आप क्या देखते हैं कि चलो ठीक है, स्टैंप एक्ट को तो रिपील कर दिया गया, लेकिन हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है रॉकिंगम डिक्लेरेशन या द डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1767 एंड द टाउनशेंड प्लान, जिसके वाया जो इंपोर्ट्स हैं इन द अमेरिकन कॉलोनीज उन पर एक इंपोर्ट ड्यूटी
इंपोज की गई थी। इसका रिस्पॉन्स क्या रहा, आप यहां पे देखते हैं कि इसके बाद में जो मेजर इवेंट है वो है बोस्टन मैसेकर, यानी कि द इन्वायरमेंट और द एटमॉस्फेयर वाज हाईली चार्ज्ड आफ्टर दिस। सो यहां पर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने यहां पे कॉन्सिलेटरी अप्रोच को फॉलो किया। उन्होंने यहां पे कहा कि टाउनशेंड प्लान के अंदर जितने भी हमने इंपोर्ट ड्यूटीज इंपोज किए थे ऑन द इंपोर्टेड गुड्स एज फार एज द ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज वर कंसर्न्ड, हम उन्हें वापस लेते हैं, लेकिन हाँ, in order to emphasize that the British government still has the right to impose tax on the people of the American colonies, the tax on the tea was retained. अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है और वो क्या था, इट वॉज द बोस्टन टी पार्टी ऑफ 1773। तो दरअसल यहां पर टी के जो कंटेनर्स हैं वो पहुंचते हैं और कुछ कॉलोनिस्ट हु वर बेसिकली डिस्गाइज्ड एज द नेटिव अमेरिकंस, दे बोर्डेड द शिप्स एंड डंप्ड द 342 chests of the tea into the Boston harbor. It was an act of defiance. It was for the colonial rights and sovereignty of the colonial local assemblies. Boston Tea Party of 1773. So Grenville policy, Sons of Liberty, Daughters of Liberty, and the slogan of no taxation without representation. Then Rockingham Declaration, Townshend Plan. Import duties were imposed on a number of goods imported by the colonies. हुआ क्या? People protested against those, और इसी के चलते हमें बोस्टन मैसेकर 1770 देखने के लिए मिलता है। लॉर्ड नॉर्थ एक कॉन्सिलेटरी अप्रोच को फॉलो करते हैं, बाकी गुड्स पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी थी उसको रिपील कर देते हैं, लेकिन दी टैक्स ऑन टी वॉज रिटेन्ड। बेसिकली द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल कि भाई हम चाहते हैं कि आप हमारी कंसेंट के बिना हम पर टैक्स न लगाएं। अगर आप टैक्स लगाना चाहते हैं, गिव अस रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वॉइस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच विल प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। और इसी के चलते बोस्टन टी पार्टी 1773 का इंसिडेंट होता है, जहां पे जो कॉलोनिस्ट्स हैं वो चाय के जितने भी चेस्ट हैं उन सब को बोस्टन हार्बर में फेंक देते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहां पे रिस्पॉन्स क्या रहा? इट केम अप विद द इनटॉलरेबल एक्ट ऑफ 1774 और द कोयर्सिव एक्ट्स ऑफ 1774। बोस्टन पोर्ट एक्ट के वाया बोस्टन पोर्ट को क्लोज कर दिया गया फॉर ट्रेड until the colonists compensate the British government for the loss of the tea. इसके बाद में आप यहां पर क्या देखेंगे, क्वार्टरिंग एक्ट जैसे जो एक्ट्स हैं उनको रीइंफोर्स किया गया और कहा गया कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं उनका ट्रायल केवल ब्रिटेन में चलेगा फॉर द क्राइम्स। सो यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एकदम स्ट्रिक्टली डील कर रही है विद द कॉलोनिस्ट। Now, it led to the first Continental Congress or the Philadelphia Continental Congress in September 1774. यहां पे जो 13 कॉलोनीज हैं उनमें से केवल एक कॉलोनी जॉर्जिया के अलावा जो बाकी 12 कॉलोनीज हैं, 12 कॉलोनीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट थे। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस या फिलाडेल्फिया कांग्रेस ऑफ September 1774, wherein the representatives of the 12 American colonies were present, it was a sign of unity of the American colonies against their exploitation by the British. इनकी डिमांड क्या थी? इन्होंने डिमांड किया कि हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे ट्रेड पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं आप उसे रिमूव कीजिए और हमारी कंसेंट के बिना आप हम पर कोई भी टैक्स इंपोज नहीं करेंगे। इट वॉज बेसिकली एन ऑलिव ब्रांच पेटिशन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज।
बट ब्रिटिश किंग जो है उन्होंने इसको एक्ट ऑफ म्यूटिनी डिक्लेयर कर दिया एंड यहाँ पे ब्रिटिश ट्रुप्स को डिप्लॉय किया गया टू सप्रेस द रिप्रेजेंटेटिव्स of the colonies and the people of the colonies, thus leading to the Battle of Lexington 1775, which is also known as the first battle of the American Revolution. Now इसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो कि जुलाई 1776 में ऑर्गेनाइज की गई। यहां पर कॉलोनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक आर्मी रेस करेंगे एंड दे विल फाइट दी ब्रिटिश फोर्सेस फॉर देयर इंडिपेंडेंस। सो ड्यूरिंग द सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑफ जुलाई 1776 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अडॉप्टेड। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इसे थॉमस जेफरसन ने लिखा था और यहां पर आप देखेंगे कि जो इनएलिएनेबल राइट्स हैं उनकी बात हुई थी, है ना। सो अब यहां से वॉर जो है वो शुरू हो जाता है। तो आप यहां पर क्या देखेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इसका जो एडॉप्शन है, इट इज अ मेजर इवेंट एज फार एज द अमेरिकन रिवोल्यूशन इज कंसर्न। अभी तक कॉलोनी के जो लोग हैं दे वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स एज इंग्लिशमैन, नाउ दे वर फाइटिंग फॉर देयर राइट टू बी एन इंडिपेंडेंट नेशन। सो 1776 के बाद फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो जाता है बिटवीन द आर्मीज ऑफ द कॉलोनीज, और जो अमेरिकन फोर्सेस हैं दे वर लेड बाय जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन। दूसरी तरफ ब्रिटिश फोर्सेस हैं एंड दे वर लेड बाय कॉर्नवालिस। लड़ाई शुरू होती है। आप देखेंगे 1778 में ये जो अमेरिकन फोर्सेस हैं इनको लुई 16 जो है वो भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड आर्क राइवल्स थे। सो लुई 16 जो है वो यहां पे फ्रेंच फोर्सेस को भेज देता है इन सपोर्ट ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस। एनिमीज एनिमी इज फ्रेंड। तो एक तरफ अमेरिकन फोर्सेस सपोर्टेड बाय द फ्रेंच फोर्सेस हैं, है ना। लफायत जो है वो फ्रेंच फोर्सेस को लीड कर रहा था, और दूसरी तरफ आप देखेंगे ब्रिटिश फोर्सेस हैं लेड बाय कॉर्नवालिस। नाउ इन 1781 द ब्रिटिश फोर्सेस वर डिफीटेड बाय द अमेरिकन फोर्सेस हु वर बीइंग सपोर्टेड बाय द फ्रेंच फोर्सेस। और इसके बाद आप देखेंगे 1781 में अ कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड, जहां पे जो 13 अर्स्टवाइल कॉलोनीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो प्रेजेंट थे, और इन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक यूनियन फॉर्म करना होगा। लेकिन हाँ, जो यहां पर कॉलोनीज हैं, अर्स्टवाइल कॉलोनीज नाउ स्टेट्स, उनकी जो ऑटोनॉमी है उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। सो आप यहां पे देखेंगे कि बेसिकली वीक फेडरेशन, क्या कहा गया कि हम सब कॉलोनीज मिलके एक यूनियन फॉर्म करेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट्स। एंड जो स्टेट्स हैं दे विल एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, thus it was a weak federation. So a new constitution was adopted by the states, and with this the Union of States was formed, which will later on become the United States of America. यहां पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी, फेडरलिज्म, और आप देखोगे दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो भी इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था. So the first written constitution of the world, a constitution designed by the men, was adopted in the aftermath of the American Revolution by the people of the erstwhile colonies and now the states of the newly formed Union of States. Republican form of government, जहां पे head of the state will be an elected one. So George Washington became the first president of the Union of States or the United States of America. Federal form of government, weak center है and जो states हैं वो considerable autonomy जो है उसको enjoy करते हैं. इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि अमेंडमेंट्स के वाया इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स जो है उसको भी इंक्लूड किया गया. और यहाँ पे जो बेसिक राइट्स हैं, राइट टू स्पीच है ना, राइट टू पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट टू जस्ट लॉज, इन सब को इनकॉर्पोरेट किया गया. आप देखेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो है ये आने वाले समय में यूरोप में जो कई सारे रिवॉल्यूशन होंगे उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह सर्व करेगा. 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए भी. सेकेंडली, स्पेन और पोर्चुगल, इन कंट्रीज की जो कॉलोनीज हैं इन साउथ अमेरिका, they will also rebel against the colonial rule inspired by the people of the American colony. So this is the legacy of the American Revolution. Finally, 1783 में with the signing of the Treaty of Paris, Britain recognized the freedom or independence of the former colonies or the former British colonies, and thus USA was born. बट चीजें ना इतनी आसान नहीं थी. आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये 13 कॉलोनीज हैं, इनमें से जो नॉर्थ में है ना, जो 13 कॉलोनीज थी पहले, अब स्टेट्स हैं. सो नॉर्थ में जो स्टेट्स हैं वहां पे कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी डेवलप्ड, और वहीं पे जो है ना सदर्न स्टेट्स हैं, यहां पे आपको पता है प्लांटेशन इकोनॉमी थी. अब ग्रेजुअली क्या हुआ कि यूएसए का एक्सपांशन शुरू हुआ. कई सारी जो टेरिटरीज हैं जैसे कि लुइसियाना है, इट वाज परचेस्ड फ्रॉम दी फ्रेंच, है ना. जो आपका फ्लोरिडा है, इट वाज परचेस्ड फ्रॉम दी स्पेन. और धीरे धीरे वेस्टवर्ड एक्सपांशन जो है वो भी हो रहा था. अब सवाल ये उठा कि ये जो न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं, यहां पे स्लेवरी होगी या नहीं होगी. देखिए, नॉर्थ में जो स्टेट्स हैं कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल है ना, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, तो यहां पे इनको चाहिए फ्री लेबर. सो ऑब्वियसली दे वर इन फेवर ऑफ एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. प्लांटेशन इकोनॉमी में स्लेव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. तो आप यहां पर देखेंगे कि साउथ में जो डोमिनेंट सेक्शन है वो स्लेवरी को एबॉलिश नहीं करना चाहता था. तो एक तो ये सवाल था. दूसरा था टैरिफ पॉलिसी को लेकर. तो जो नॉर्थ में स्टेट्स हैं वो चाहते थे कि हम यहां पर बेसिकली एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ पॉलिसी को फॉलो करें ताकि हम जो नेटिव इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रोटेक्ट कर पाए. लेकिन साउथ की जो स्टेट्स हैं वो यहां पे इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, और क्योंकि इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे तो वो क्या चाहते थे कि ये जो प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ पॉलिसी है वो ना हो. तो बेसिकली जो नॉर्थ में स्टेट्स हैं और जो साउथ में स्टेट्स हैं उनके बीच में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा आगे चल के, क्लैश ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट. क्लैश ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट. अब जहां तक है ना एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी वाज कंसर्न, 1820 में जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं और जो सदर्न स्टेट्स हैं ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके बीच में एक समझौता हो जाता है जिसे मिसौरी अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं. यहां पर कहा गया कि जो स्टेट्स
पर्टिकुलर लैटिट्यूड के नॉर्थ में है वहां पे स्लेवरी नहीं होगी, और जो साउथ में है वहां पे स्लेवरी कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मिसौरी एग्रीमेंट है इसका वायलेशन किया गया बाय दी सदर्न स्टेट्स, और इन सदर्न स्टेट्स के द्वारा कैंसस एंड नेब्रास्का, ये जो दो स्टेट्स हैं जो बेसिकली नॉर्थ में लाई करते थे, यहां पर भी स्लेवरी जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। और इसके बाद आप क्या देखोगे, नॉर्थ और साउथ की टेंशन्स बढ़ गई। इसी बीच में आप देखेंगे कि दी रिपब्लिकन पार्टी वॉज फॉर्म्ड, और रिपब्लिकन पार्टी जिससे अब्राहम लिंकन भी बिलोंग करते थे, उसका एक मेन एजेंडा था एबॉलिशमेंट ऑफ द स्लेवरी। तो इन सदर्न स्टेट्स और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्दर्न स्टेट से ब्रेक करके एक कॉन्फेडरेसी जो है वो फॉर्म कर ली, एंड दिस वाज इन 1861। और डेविस जेफरसन जो है उन्हें अपना प्रेसिडेंट चुन लिया, एंड दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिविल वॉर इन केस ऑफ अमेरिका। सो 1861 से 1865 जब अब्राहम लिंकन जो है वो नॉर्थ में प्रेसिडेंट थे, सदर्न स्टेट्स ने जो सदर्न है ना कॉन्फेडरेसी है, उन्होंने डेविस जेफरसन को अपना प्रेसिडेंट चुन लिया था। अमेरिकन सिविल वॉर जो है इट ब्रोक आउट। हम इसका इंपैक्ट पढ़ते हैं किस तरीके से इट लेड टू फर्स्ट इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस ऑफ कॉटन in the world market, and then a crash and the 1875 Deccan riots, है ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री और उसका इंडियन हिस्ट्री पे क्या इंपैक्ट रहा, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेती है यूपीएससी, तो आपको इंटरलिंकेजेस पता होना चाहिए। सिविल वॉर, बट देन आप यहां पर क्या देखोगे, आप यहां पे देखोगे द फोर्सेस ऑफ द सदर्न कॉन्फेडरेसी वर डिफीटेड बाय द फोर्सेस ऑफ अमेरिका, एंड 13th अमेंडमेंट के वाया अब्राहम लिंकन जो है ना, अब्राहम लिंकन जो है उनके द्वारा स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केम इनटू एक्सिस्टेंस। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ अमेरिका। आई गेस आपको सभी चीजें समझ आई होंगी, एंड अगर कोई डाउट है यू कैन रीच आउट टू मी, इट्स सोन है ना, दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी sonpriya@sleepyclasses.com, or you can book a call and we can resolve it. Okay, so thank you so much, and मिलते हैं next class में. All the very best.